तो आज हम एक बहुत बढ़िया कविता अकाल और उसके बाद को पढ़ने जा रहे हैं। यह कविता नागार्जुन जी के द्वारा लिखित है। इस कविता में वो मेनली सूखा ड्रॉट जब पड़ता है ना, जब खाना ही नहीं मिलता है, अनाज नहीं उग पा रहा है, उस टाइम के दृश्य को दर्शा रहे हैं कि क्या कैसे हालात रहे हैं। एक सूखे के दौरान ज़िंदगी और सूखे के बाद जो इंसानी आशा होती है उसको दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। कविता का परिचय। अकाल और उदास नागार्जुन द्वारा रचित एक मार्मक कविता है। मार्मक यानी जो जीवन शैली को दिखा रहा हो, एकदम आउट ऑफ, एकदम आउटस्टैंडिंग जिसे बोलते हैं ना, कि एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप, वो है। कविता है जो दो भागों में विभाजित है। इसके दो पार्ट्स हैं। पहला भाग अकाल के दौरान की स्थिति का वर्णन करता है, जबकि दूसरा भाग अकाल के बाद जीवन में आने वाली बदलावों को दर्शाता है। जब अकाल चल रही होती है तो हमारी जीवन कैसे होती है और हमारी क्या आशाएं होती है कि अकाल जल्दी ख़त्म हो, हमें अनाज मिले, इन सब के बारे में ये कविता है। तो चलिए जल्दी कविता को शुरू करते हैं। ये है कविता की पहली पंक्तियाँ। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। चूल्हा रोया से तात्पर्य यह है कि चूल्हा जो है उसका काम है खाना बनाना। जब सूखा पड़ा हुआ है, अकाल है, तो खाना बन ही नहीं सकता है, तो चूल्हे का प्रयोग नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास अनाज नहीं है। तो हम चक्की में क्या पीसेंगे, तो चक्की भी उदास रही। ठीक है। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कानी कुतिया का अर्थ है एक फीमेल डॉग जो पार्शियली ब्लाइंड हो। वो चक्की और चूल्हे के पास सोई हुई है कि गलती से किसी दिन इस सूखे के समय पर मालिक खाना पकाएंगे तो मुझे भी थोड़ा मिल जाएगा, मेरा पेट भी भर जाएगा। ठीक है। उसके बाद की पंक्तियाँ देखते हैं। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। ठीक है। छिपकलियाँ कब गश्त करती हैं? जब कोई घर में कोई हलचल ना हो, वीरान पड़ा हो, तब दीवारों पर छिपकलियाँ घूमना शुरू कर देती हैं। ठीक है। वो भी इधर उधर हो रही हैं क्योंकि घर पे कुछ हो ही नहीं रहा है, खाने के लिए नहीं मिल रहा, वो बाहर घूम रही हैं। कुछ घर में अनाज नहीं है तो घर के चूहों की भी हालत एकदम शिकस्त हो चुकी है, मतलब ख़राब हो चुकी है ना। ये ड्रॉट के या फेमाइन के दौरान उसके हालातों को दर्शा रही है। ठीक है। उसके बाद ये सेकंड पार्ट है कविता की। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। अब ड्रॉट ख़त्म हो गया है, अनाज आ गया है फैमिली के पास, तो बहुत समय बाद घर पे खाना बनाए। तो उसी दृश्य को दर्शाते हुए कि दाना आया घर के अंदर कई दिनों के बाद, बहुत समय बाद घर के अंदर खाना आया है। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चूल्हा है, चूल्हा जलेगा तो धुआं उठेगा, आंगन से ऊपर धुआं उठ रहा है कि खाना बन रही है, खाना बन रहा है, तो एकदम अब सबको खाना मिलेगा, वो आस दिखा रहा है, वो उम्मीद दिखा रही है कि अब खाना बन जाएगा, अब सबको खाना मिलेगा, है ना। उसके बाद की पंक्तियाँ है। चमक उठी घर भर की आंखें, कई दिनों के बाद, कौए भी खुजलाए पंख पाँखें कई दिनों के बाद। ठीक है। तो चमक उठी घर भर की आंखें, घर में जितने भी लोग थे सबके आंखें चमक उठी कि अब खाना आएगा, है ना। चाहे वो कानी कुतिया हो, वो चूहे हो, वो छिपकलियाँ हो, वो इंसान जिसके घर पे सूखा पड़ा हो, सबकी आंखें चमक उठी हैं। वो चूल्हा भी, वो निर्जीव वस्तु, वो चूल्हा जो रो रहा था, वो भी चमक उठा है क्योंकि फिलहाल उसे अनाज मिल गया है ना। कई दिनों के बाद, कौए भी खुजलाए पाँखें, कई दिनों के बाद जो कौए भी थे उस घर के आसपास, वो भी अपने पाँख खुजला रहे हैं कि अब तो खाना बना है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, है ना। तो ये थी कविता, छोटी सी कविता थी, 2 पंक्तियों में वो ख़त्म हो गई है। अब कविता का सार समझ लेते हैं। अकाल और उसके बाद कविता के दौरान लोगों के जीवन पर अकाल के दौरान लोगों के जीवन पर पड़ने वाली प्रभाव को दर्शाता है। यह कविता भूख, पीड़ा, निराशा और आशा की कहानी है। यह कविता हमें
याद दिलाती है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूति होना चाहिए और हमें उन लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए जो ज़रूरतमंद है। यहाँ ज़रूरतमंद कौन है? वो कानी कुतिया ज़रूरतमंद है, वो कौआ जो पंख खुजला रहा है वो ज़रूरतमंद है, वो चूहे जिनकी हालत ख़राब है वो ज़रूरतमंद है। इन सब ज़रूरतमंदों के लिए वो खाना बहुत ज़रूरी है। तो वो इंसान जब भी खाना बनाए सिर्फ अपने बारे में ना सोचे। वो चीज़ों को दर्शाती है कि सबकी हालत ख़राब हो जाती है जब खाना नहीं मिलता। तो ये बड़ी प्यारी सी कविता नागार्जुन द्वारा रचित थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।